दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 9 गुप्त काल। इस अध्याय में आप गुप्त वंश के शासकों चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त तथा स्कंदगुप्त, गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां, संगीत, कला, साहित्य तथा विज्ञान की प्रगति और फाहियान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 6वीं कक्षा के इतिहास हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 9 गुप्त काल। दोस्तों दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का वर्णन है और इस चंद्र नामक शासक की पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज 1600 साल बीत जाने के बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। इससे गुप्त काल की उन्नत प्रौद्योगिकी का पता चलता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेहरौली जो कि दिल्ली के पास है, वहाँ का लौह स्तंभ, इस पर चंद्र नामक शासक की विजयों का वर्णन है और इस चंद्र नामक शासक की पहचान इतिहासकारों ने गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से किया है। और ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि 1600 साल बीत जाने के बाद धूप, वर्षा और ऐसे लगातार खड़ा रहने के बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। इससे आप गुप्त काल की उन्नत प्रौद्योगिकी के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ और ये राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, गुप्त वंश कुषाण वंश के पश्चात आया था। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319-20 ईस्वी में स्थापित हुआ और इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ किया। दोस्तों गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान और तकनीकी के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया और गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था। गुप्त काल को इसी कारण भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसी भी युग को स्वर्ण काल इसलिए कहा जाएगा या स्वर्ण काल मानने का आधार ये है कि उस काल में जो देश की या लोगों का रहन सहन, जीवन स्तर सुख शांतिमय था। व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान और तकनीकी में विकास हुआ था और देश में हर तरफ सुख समृद्धि की लहर थी। इसीलिए गुप्त काल भारत के स्वर्ण काल के रूप में अभिहित किया जाता है। आइए गुप्त वंश के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। गुप्त वंशावली में प्रथम शासक के रूप में श्रीगुप्त और द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है। ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे और इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत चलाया। इनकी रानी का नाम कुमार देवी था। कुमार देवी लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी और इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त साम्राज्य या गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और द्वितीय शासक घटोत्कच था। लेकिन अगर देखा जाए, गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत भी चलाया। इनकी रानी का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। आइए समुद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त महान विजेता था। उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित करके उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीतने के बाद उनसे उपहार या कर प्राप्त कर कर मुक्त कर दिया। दोस्तों विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को चलाया।
समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी, जो कि इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया, दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीता और विजय प्राप्त करने के बाद उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। और समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख उसके दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में किया है, जो कि अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में जो ये हमारा मानचित्र है, इसमें गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष काल में यहाँ पर गुप्त साम्राज्य का जो क्षेत्र है वो दर्शाया गया है कि कहाँ तक गुप्त साम्राज्य फैला हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो हल्के हरे रंग में ये पूरा क्षेत्र दर्शाया गया है, ये पूरा उत्तरी भारत का विशाल क्षेत्र गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ पर आपको प्रयाग प्रशस्ति का उत्कीर्ण जो है, प्रयाग प्रशस्ति पर उत्कीर्ण पट्टिका यहाँ दर्शाई गई है और यहाँ पर कहा गया है कि इनमें लिखे अक्षरों पर ध्यान दीजिए। क्या आप किसी अक्षर को पहचानते हैं? तो ये कौन सी लिपि है, इसके बारे में बताइएगा आप लोग। दोस्तों, गुप्त वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा और गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, तो आप जान लीजिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य पर हूणों ने आक्रमण किया। हूण मध्य एशिया की क्रूर और बर्बर जाति के लोग थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को पराजित किया। स्कंदगुप्त के समय में एक महत्वपूर्ण तथ्य और जान लीजिए कि स्कंदगुप्त के समय में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया और स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक हूणों का प्रहार नहीं रोक सके। बुद्धगुप्त के समय से ही गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया और 6ठी शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया। दोस्तों, आप जान लीजिए कि गुप्त वंश में प्रशासन की स्थिति किस प्रकार थी। आइए गुप्त वंश के प्रशासन के बारे में जानते हैं। गुप्त काल में सम्राट या राजा प्रशासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भुक्त यानी प्रांत में विभाजित था। प्रांत के प्रमुख को उपरिक कहा जाता था और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नकद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, गुप्त काल में जो राज्य के अधिकारी होते थे उनको नकद वेतन के स्थान पर भूमि दिया जाता था और प्राचीन काल से चली आ रही राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया गया। सामान्यतः कुल उपज का 1/6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए गुप्त साम्राज्य का जो विभाजन है वो किस प्रकार से किया गया था। साम्राज्य जो है कई भुक्त यानी प्रांतों में बटा था। विषय भुक्त या प्रांत विषय यानी जिले में बटे थे। विषय बीथ ग्रामों के समूह में और सबसे छोटी और निचली इकाई ग्राम होती थी। गुप्त काल में धर्म की क्या स्थिति थी, तो आप जान लीजिए गुप्त शासक जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था, जो कि भगवान विष्णु का वाहन है। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां क्या रही? दोस्तों, संगीत के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी गुप्त साम्राज्य में। गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है। इससे स्पष्ट होता है कि गुप्त साम्राज्य में जो शासक थे, गुप्त शासक थे, वो संगीत के प्रति रुचि रखते थे। कला, तो दोस्तों कला में स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गए हैं। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर है।
और मूर्तियां हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित हैं। मूर्तियों का निर्माण सफ़ेद बलुआ पत्थरों से हुआ है और गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप जान लीजिए गुप्त काल के मंदिरों का उदाहरण यहाँ पर देवगढ़ झांसी में स्थित दशावतार मंदिर है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण है। दोस्तों इसके अलावा भित्ति चित्र में भी प्रगति हुई है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास अजंता की प्रसिद्ध गुफा है और गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन, जिन्हें भित्ति चित्र कर कहते हैं, किया गया है और इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे कि प्रारंभ में थे। दोस्तों कला के क्षेत्र में प्रगति के साथ ही गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में भी प्रगति हुई और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे। इन 9 रत्नों में कालिदास भी एक थे। कालिदास की प्रमुख रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम आदि हैं और इसी काल में शूद्रक ने मृक्ष कटिकम और विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। इस काल में पुराणों की रचना आरंभ हुई और विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना की गई, जिसमें लिखी कहानियाँ बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती हैं। रामायण और महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया था। तो आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ से आप स्पष्ट कर सकते हैं कि गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रगति और उन्नति हुई थी। विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है और इनके सम्मान में ही भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ नमूना है। वाराह मिहिर, दोस्तों वाराह मिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। वाराह मिहिर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा, कोई शक्ति ऐसी है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यहाँ पर इस चित्र में आर्यभट्ट को दर्शाया गया है, जो कि गुप्त काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खगोलविद थे। आगे आइए देखते हैं फाहियान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक स्थिति। दोस्तों विदेशी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। इनके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रतापूर्वक व्यवसाय करते थे। धर्मशालाओं में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी का नाम नहीं सुना जाता था। देश में शांति थी। राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। फाहियान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा। चिकित्सालयों में रोगियों को मुफ्त दवा और भोजन देने की व्यवस्था थी। नगर में अनेक संस्थाएं थीं जहां दीन दुखियों की मदद और अपाहिजों की सेवा की जाती थी। गुप्त काल के लोग दानी और दयालु प्रकृति के थे और गुप्त काल में लोग लहसुन, प्याज और शराब का सेवन नहीं करते थे। वे अहिंसक और सत्यवादी थे। यहाँ पर आइए देख लेते हैं गुप्त वंश की जो वंशावली है। गुप्त वंश जो है 319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक शासन में रहा। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक, समुद्रगुप्त ने 335 से 375 ईस्वी तक, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 375 से 414 ईस्वी तक, कुमारगुप्त प्रथम ने 414 से 455 ईस्वी तक, स्कंदगुप्त ने 455 से 465 ईस्वी और जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक बुद्धगुप्त था। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि गुप्त वंश जो है भारत में 200 वर्षों तक इसका शासन रहा। 319 बीस से 550 ईस्वी तक गुप्त वंश का भारत में शासन रहा। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासकों ने लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? तो 200 वर्षों तक शासन किया गुप्त वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को किसने लिखा था? तो आप जानते भी होंगे दोस्तों, समुद्रगुप्त के विजय अभियान को उसके दरबारी कवि हरिशेण ने इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदवाया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 3 है, गुप्त काल में कला और विज्ञान की उन्नति का उल्लेख कीजिए। तो गुप्त काल में कला और विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने बहुत उन्नति की। अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां और मंदिर बनाए गए। वो मंदिर अजंता और एलोरा की तरह पहाड़ियों को काटकर नहीं बनाए गए, बल्कि इन्हें ईंट और पत्थर जैसी चीज़ों से बनाया गया। बौद्ध विहारों में सुंदर मूर्तियों का निर्माण हुआ। गुप्त काल में वाराणसी के निकट सारनाथ में एक विशाल बौद्ध विहार था। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्तियाँ मिली हैं। बौद्ध विहारों और हिंदू मंदिरों को अनेक सुंदर चित्रों से सजाया गया। बौद्ध विहारों की चित्रकला उच्च कोटि की थी। चित्र इतने उत्तम थे कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आज ही बनाए गए हों। इसके अलावा गुप्त काल में विज्ञान के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति हुई। आर्यभट्ट और बाराहमिहिर इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दोनों ही ज्योतिष, खगोल तथा गणित में प्रवीण थे। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। बाराहमिहिर ने वर्तमान में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में उस समय में ही बता दिया था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? दोस्तों, जान लीजिए कि गुप्त साम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित करके केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ किया और श्रेष्ठ शासन प्रबंध के द्वारा शांति स्थापित की। ये शासन व्यवस्था मौर्यकालीन 3 स्तर स्थानीय, प्रांतीय और केंद्रीय से मिलती जुलती थी। इस काल में साहित्य, कला, धर्म और संस्कृति का उल्लेखनीय विकास हुआ। गुप्त काल में उद्योग, धंधे, व्यापार और वाणिज्य में अत्यधिक प्रगति हुई। व्यापारिक संगठनों द्वारा विदेशों से व्यापार उन्नत दशा में था। पाटलिपुत्र, वैशाली और उज्जैनी समृद्ध नगर थे। देश धन धान्य से पूर्ण था। इसी कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और इस काल में सभी क्षेत्रों में भारत ने प्रगति की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, फाहियान कौन था? उसने तत्कालीन भारत के विषय में क्या लिखा है? तो याद रखिएगा, फाहियान एक चीनी यात्री था जो 399 ईस्वी में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चीन से रवाना होकर गोबी रेगिस्तान और मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा। उसने तत्कालीन गुप्तकालीन भारतीय समाज के बारे में लिखा है। समाज कई जातियों में बटा था। सभी जातियों के लोग मिलजुल कर रहते थे। नगरों में अछूतों के वर्गों से लोग घृणा करते थे। उन्हें बाकी नगर से दूर जाकर रहना पड़ता था। उच्च जातियों की ओर उनकी ओर देखना भी ठीक नहीं समझते थे और गुप्तकालीन समाज की ये बात सबसे बुरी थी। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए? तो दोस्तों, समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने मालवा और गुजरात के शक शासकों को हराया। उससे उसे पश्चिमी समुद्री बंदरगाह मिला। इसके बाद उसने शकार या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उसने वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय के साथ अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया। तो गुप्त शासकों ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अनेक युद्ध लड़े, राज्यों को अपने अधीन किया और वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी साम्राज्य का विस्तार किया था। यहाँ पर देखिए, सही मिलान करना है। कालिदास, तो कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। शूद्रक ने मृक्ष कटिकम नामक नाटक लिखा है। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षस है। बाराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की और आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यहाँ पर आइए देखते हैं, रिक्त स्थानों को भरना है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, उसकी विजयों के कारण। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। गुप्त संवत का प्रारंभ किस ईस्वी से हुआ है? तो दोस्तों, गुप्त संवत का आरंभ 319-20 ईस्वी से होता है। और गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक या पहले शासक श्रीगुप्त थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। 6वीं कक्षा की पुस्तक यूपी बोर्ड की हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का अध्याय 9 गुप्तकाल। इसमें आपने गुप्तकाल के शासकों, गुप्तकाल की उपलब्धियों और फाहियान के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। साथ ही अभ्यास प्रश्नों को भी हमने सॉल्व किया है, जो आपके जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है।
तो आप जो प्रश्न महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। और आप जान लीजिए कि ये पुस्तक लूसेंट की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी की भांति, और यूँ कहा जाए कि एनसीईआरटी से भी उत्कृष्ट शैली में इसकी रचना हुई है। तो ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इतिहास को आसानी से और शुरू से समझना चाहते हैं तो ये पुस्तक ज़रूर पढ़िएगा, और साथ ही अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करते चलिएगा, ताकि कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि अध्याय में आए तो हैं लेकिन अभ्यास प्रश्नों से आप उनको और अधिक क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।